आरोहंती स्थलम इस वाक्य में नहीं बोल रहे हैं। आरोहंती हस्तिनम मनुष्याः, ये वाक्य है। एक और हमें, वो तो आरोहंती हस्तिनम अस्तिपका आरोहमाणो हस्ति, आरोहमाण हस्ति वो हो गया। आरोहंती हस्तिनम मनुष्या का ये वाक्य, दूसरा वाक्य अनंत अवस्था का जो ये जो कर्म है ना हस्तिनम, ये कर्ता हो गया। और मनुष्य कर्म किससे हो गए? उसी सूत्र से, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म करणामणि कर्ता श्रेणु। स्थलम तो कर्तुरीप्सतमम कर्म हो रहा है। स्थलम जो है पूरा वाक्य ये होगा कि स्वयं झुकता हुआ हाथी स्थलम आरोहति मनुष्यान। स्वयं झुकता हुआ हाथी मनुष्यों को, ये वैसा ही उदाहरण आ गया जैसे वो दर्शयते वाला उदाहरण, दर्शयते वाला उदाहरण आ गया। अब एकदम देखते ही तो अर्थ इसका ये लगता है कि मनुष्यों को स्थल पर चढ़ा रहा है। हाथी, झुकता हुआ हाथी मनुष्यों को स्थल पर चढ़ा रहा है। पर चढ़ा रहा है तो वो फिर वो चढ़ा रहा है यदि अर्थ करते हैं, हाथी मनुष्यों को अपने ऊपर चढ़ा रहा है, हाथी ही चढ़ा रहा है, हैं? हाँ, एक तो हम यूं कहते हैं कि मनुष्य चढ़ रहे हैं। आरोहंती अस्तिनम, हिंदी की भाषा में तो ये कहेंगे आरोहंती अस्तिनम मनुष्य, मनुष्य हाथी के ऊपर चढ़ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि वो क्या चढ़ रहे हैं? हाथी उनको चढ़ा रहा है। वो क्या चढ़ रहे हैं? हाथी ही उनको चढ़ा रहा है। तो क्या सौकर्यातिशय विवक्षा में ऐसा संभव है, ऐसा कथन? हाथी नहीं है, वो क्या चढ़ रहे हैं? हाथी चढ़ा रहा है। सहारा दे रहा है, चढ़ा रहा है मानी झुक रहा है। आ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, चलने लगता है। और यहाँ पर जो नीचे झुक जाता है वो, हमने देखा है ऐसे करते हुए, उसको थोड़ा इशारा करते हैं और वो अगले घुटने नीचे कर देता है। इसका अर्थ तो होगा आरोहमाणो अस्ति मानी झुकता हुआ हाथी, बिठाता हुआ हाथी। झुकता हुआ हाथी मनुष्यों को स्थल पर बिठा रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा अटपटा लगता है। बिठाता की जगह हम यूं करें झुकता हुआ हाथी स्थल पर। हाँ, वो एक ही बात है। बैठता हुआ और झुकता हुआ तो एक ही बात है। बैठता हुआ कहो या झुकता हुआ कहो, एक ही बात है, दो बात थोड़ी है ये। तो बैठता हुआ हाथी, झुकता हुआ हाथी स्थल पर मनुष्यों को बिठा रहा है, चढ़ा रहा है। ये उदाहरण जो है, ये वाला उदाहरण भी जटिल है समझने में ना। और दर्श हैं, निवृत्त प्रेषण में तो प्रेषण को हटाते जाते हैं और अध्यारोपित प्रेषण में प्रेषण को आरोपित करते हैं। ये अंतर है। निवृत्त प्रेषण में तो हटाते जा रहे हैं। देखो ना, आप यूं कहते हैं आरोहंती अस्थिनम अस्थिपका, ये इस धातु के दो अर्थ हैं। न्यक भवन और न्यक भावन दो अर्थ है ना। न्यक भवन का मतलब झुकते हुए को झुकाता है। न्यक भवन झुकना, न्यक भावन झुकाना। देवदत्त हस्तिनम आरोहति, देवदत्त हाथी को झुका भी रहा है और फिर उसके ऊपर आरोहण कर रहा है। मतलब हाथी झुक रहा है और वो झुका रहा है। मतलब ये देवदत्त का व्यापार बताया गया। प्रकृति, शुद्ध प्रकृति जो रूह धातु है उसकी कथा है ये। फिर कहा कि
अरे इसको हटाओ, देवदत्त को वाक्य से कर्ता के रूप में हटाओ, हाथी को ही कर्ता बनाओ। हाथी को कर्ता बनाएंगे तो न्यग भवन मात्र शेष रहेगा ना। तो प्रेषण को हटा दिया ना, न्यग भावन जो है वो प्रेषण का रूप है, वो हट गया तो न्यग भवती अर्थ निकलेगा। आरोहति हस्ती का मतलब झुक रहा है। अब हाथी झुक रहा है, इस स्थिति में हम देवदत्त में प्रयोजक व्यापार बताने के लिए हमने कहा आरोहयति हस्तिनम हस्तिपक। ये देवदत्त हस्तिपक एक ही बात है। तो आरोहयति हस्तिनम हस्तिपक, यहां हस्ति से हस्तिनम कैसे बना? गति बुद्धि, गत्यर्थक धातु मानते हैं रू धातु को, गति बुद्धि सूत्र से जो अण्यंत अवस्था करता है वो अण्यंत में कर्म हो गया। माने देवदत्त के प्रयोजक व्यापार को बताने के लिए णिच आ गया है, हैं? इस णिच को अब हम चौथी स्थिति में क्या ले जाएंगे? इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया। आरोहयति हस्तिनम हस्तिपक, एक वचन में बोला मैंने, आरोहयति हस्तिनम हस्तिपक है। हस्तिपक जो व्यापार है उसको हटा दिया। अभी जो निजंत में क्या अर्थ बना था? झुकते हुए हाथी को झुकाता है। पहले वाक्य का जो अर्थ था ठीक वही अर्थ बन गया ना। अब देवदत्त को हटा दिया, हटा दिया तो क्या हो गया? आरोहयति आरोहयति हस्ति, ये स्थिति होगी ना। अब इस स्थिति में ये सूत्र अपना कार्य कर रहा है, तो आरोहयते हस्ति स्वयमेवा ऐसे बोलेंगे। यहां पर जो है भर्तृहरि के वाक्य हैं, न्यग भवनम न्यग भावनम रुहौ शुद्धे प्रतीयते। शुद्ध जो रू धातु है उसमें दो अर्थ प्रतीत हो रहे हैं, न्यग भावनम न्यग भावनम न्यग भावनम रुहौ शुद्धे। न्यग भावनम न्यग भावनम ण्यंते भी प्रतिपद्यते, ण्यंत में भी वही न्यग भवन और न्यग भावन है ना। अवस्थाम पंचमीं प्राहु ण्यंता नाम कर्म कर्तरी निवृत्त प्रेषणात् धातो प्राकृते अर्थेण जिष्यते। प्रायोगिकी जो अवस्था है वो पांचवी है। हाँ देखो, अभी इस ये हस्तिपक व्यापार को हटा दिया तो हस्तिनम कर्ता बन गया ना सौकर्यातिशय विवक्षा में। तो इसका अर्थ क्या हुआ? न्यग भवन न्यग भावनम रुहो शुद्धे प्रतीयते। ये जो शुद्ध रू धातु है इसमें दो चीजें हैं। ये तो न्यग भवन गौण है, न्यग भावन प्रधान है, और इसमें न्यग भवन ही प्रधान है। तो शुद्ध रू धातु में दो चीज हो गई ना। पहली पंक्ति होगी जो पद्मंजरी में लिखी है, न्यग भावनम रुहौ शुद्धे प्रतीयते। फिर कहा हाँ, फिर ये न्यग भावन अर्थ इसका तब आएगा ण्यंत में जब इस स्थिति से हम नीच लाएंगे हस्तिपक के व्यापार को कहने के लिए। तो ये अर्थ हो जाएगा, यहां से जब नीच लाएंगे तो इस पृष्ठभूमि से नीच लाएंगे तो अर्थ केवल इतना ही होगा ना कि झुकाता है ना। तो आरोहयति, और ये जो है गति बुद्धि सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा हो गई हस्तिनम हस्तिपकः, या बहुवचन में कहो तो इसको आरोहयंती कर देंगे। हस्तिपका कहेंगे तो आरोहयंती हस्तिनम हस्तिपका। अब ये यहां पर कौन सा अर्थ आ गया? वो झुकना अर्थ तो गौण हो गया, ये जो इसमें मुख्य था वो गौण हो गया और प्रेषण प्रधान हो गया है। हस्तिपकों का जो झुकाना अर्थ था वो प्रधान हो गया। अब इससे हमने हस्तिपक व्यापार को हटा दिया, इसका त्याग कर दिया। इसका त्याग करते ही और हस्तिकर्ता बन जाएगा, हस्तिकर्ता बन जाएगा तो आरोहयति,
इसी तरह से हमने लिख दिया, प्रेषण हमने निवृत्त कर दिया है, प्रेषण निवृत्त कर दिया है, तो आरोहयति हस्ती ये स्थिति हमारे सामने आ गई। अब इस स्थिति में जो प्रायोगिकी जो पांचवी अवस्था है उसमें ये सूत्र अपना कार्य कर देगा। आत्मनेपद आरोहयते हस्ती, निवृत्त प्रेषणात् धातो प्राकृते अर्थे निजिष्यते। निवृत्त प्रेषण वाली जो धातु है उससे जो उसका प्राकृत अर्थ है, प्रकृतिगत जो अर्थ है, रूह धातु का जो अर्थ था उसी, और उसमें भी निवृत्त प्रेषणात् धातो प्राकृते अर्थे निजिष्यते। प्राकृत अर्थ में, प्रकृति से संबंधित को प्राकृत कहा है, प्रकृति से प्राकृत शब्द बनाया है। रूह धातु जो प्रकृति है, रूह धातु का जो अर्थ है ना, रूह तो प्रकृति है, उसका जो अर्थ है वो प्राकृत अर्थ। हाँ, वो तो प्रश्न बनेगा। रूह धातु के दो अर्थ हैं, न्यग भवन और न्यग भावन। तो यहाँ पर जब हम ये कहते हैं आरोहयते हस्ती स्वयमेवा, तो वो जो उसका न्यग भवन अर्थ है वो यहाँ पर कहा जा रहा है। हाँ, आरोहति हस्ती का जो अर्थ है ना, न्यक हो रहा है, झुक रहा है, वो अर्थ यहाँ पर प्राकृत अर्थ का है। प्रकृति रूह है, प्रकृति का अर्थ तस्सेदम अर्थ में, तस्सेदम अर्थ में अण प्रत्यय किया, प्राकृत शब्द बन गया। प्रकृति से संबंधित को प्राकृत कहा है। प्रकृति का रूह अर्थ है, उस रूह के दो अर्थ हैं, झुकना और झुकाना। हम प्रयोग को देख करके हम ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर झुकना ही अर्थ है, झुकाना अर्थ नहीं है ना इसमें। सौकर्यातिशय की यद्यपि प्राकृत अर्थ तो दोनों है, झुकना और झुकाना, पर चूंकि उसका तो त्याग कर दिया है ना, प्राशन त्याग किया हुआ जो प्राकृत अर्थ है, प्रेषण का त्याग किया है ना, तो त्याग करने पर जो प्राकृत अर्थ बचा, झुकाने का त्याग किया है तो झुकना मात्र बचा है, तो वही प्राकृत अर्थ रहेगा। मेरी बात समझे क्या कह रहा हूं? झुकाना इसका तो त्याग कर दिया, झुकना मात्र रह गया, वही प्राकृत अर्थ है। अवस्थाम पंचमी माहु न्यंता नाम कर्म कर्तरी। हाँ, पंचमी माहु, पंचमी बताते हैं, न्यंता नाम कर्म कर्तरी, जब कर्म कर्ता बन गया है न्यंत धातुओं का, है निवृत्त प्रेषणात् धातो प्राकृत अर्थे निजिष्यते। निवृत्त प्रेषण धातु से प्राकृत अर्थ में निज चाहते हैं, ये निवृत्त प्रेषण है। ण्यंत में भी वही न्यग भावन और न्यग भवन प्राप्त हो जाता है। प्रतिपद्यते कर्तृवाच्य का रूप है, ण्यंते भी असौ धातु प्रतिपद्यते न्यग भावनम न्यग भवनम। ये जो रूह धातु है ये ण्यंत में भी न्यग भवन और न्यग भावन अर्थ को प्राप्त हो जाती है या प्राप्त कर लेती है। ये केवल दिखाने के लिए है, दिखाने के लिए प्रयोग में ये आएगा। दोनों अर्थ को कर सकते हैं, तो यहाँ पे आरोहयते हस्ती का वो झुकते हुए कुछ झुकाता है, ये अर्थ भी कर सकते हैं। दोनों अर्थ है इसमें वो गुण है ना, गुण है ना, वो झुकना, इसका जो अर्थ है वही इसका है। हाँ वो तो है, मतलब यहाँ तो हमें हमारी विवक्षा है झुकने को बताने के लिए, और अगर हम यहाँ तो झुकाना ही बता रहे हैं, हस्तिपक हाथी को झुका रहे हैं। इस वाक्य में ये है कि हाथी झुक रहा है। जब हाथी झुक रहा है ये स्थिति जब हमारे पास होगी तो ये सूत्र कार्य करके आरोहयते हस्ती बना देगा। इस सूत्र के विषय में इसका अर्थ यही होगा कि हाथी झुक रहा है, स्वयं झुक रहा है। निवृत्त प्रेषण चौथा वाक्य को तो ये दिखाने के लिए सीरीज में कि भाई ये जो है न्यग भवन न्यग भावन है ना, इन दोनों में इसका न्यग भावन त्याग दिया और निजर्थ का भी त्याग कर दिया, निजर्थ का त्याग कर दिया है। यहाँ पर दो अर्थ हैं, यहाँ प्रेषण निजर्थ के कारण ही वो प्रेषण अर्थ आया है। यहाँ इस धातु में जो प्रेषण आया है वो निजर्थ के कारण ही आया है, तो उसका त्याग कर दिया। उसका त्याग करते ही आरोहयति हस्ती ये बात
रहेगी कि हाथी झुक रहा है, पर ये बोलते नहीं हैं, ये नहीं बोलते हैं, वाक्य आरोहयते हस्ति बोलते हैं। तो ये सूत्र का विषय बनाने के लिए ये बताया गया है। गुरुजी इधर से हस्ती पग हट गए तो ये जो नीचे आया था वो भी हट जाना चाहिए। हाँ, इन्होंने एक प्रश्न किया कि जब ये, इन्होंने एक बहुत ही सीरियस प्रश्न है ये उन्होंने उठाया है, उसमें व्याख्याकारों ने उठाया है और उसका उत्तर दिया है कि जब ये निजर्थ यहाँ से हटा दिया, हस्तिपक व्यापार को हटा दिया ना, यहाँ पर निज प्रत्यय के अर्थ को यहाँ हटा दिया, तो निज प्रत्यय को हटाने से ये निज भी हटना चाहिए। तो उत्तर देते हैं, एक पंक्ति लिखी है कैयट ने कि उपाय निवृत्तेपि, उपाय निवृत्त होने पर भी उपाय निवृत्तावपि उपेयस्य अनिवृत्तेः, उपाय निवृत्तौ अपि, निवृत्तौ का मतलब है निवृत्ति होने पर भी उपेय अनिवर्तनात्। उपाय निवृत्त होने पर भी उपेय नहीं हटता, उपाय जो हट गया उपेय नहीं हटता। इसका उदाहरण क्या बनेंगे? उपाय निवृत्त होने पर भी उपेय नहीं हटा। जैसे मान लीजिए व्याख्याकार ने इसका तो एक उदाहरण दिया है, शिखी नष्ट, शिखी का मतलब मयूर होता है, शिखा वाले को शिखी कहते हैं। हाँ, नोच भी लिए जाएं, फिर भी शिखी ये जो प्रयोग है, शिखी ये प्रयोग नहीं हटेगा। उपाय, जिस उपाय से उसको शिखी कहा उस उपाय को हमने हटा भी दिया, माने जिस हेतु से हमने वो व्यवहार किया वो हेतु हटा भी दिया, तो भी वो जो व्यवहार है वो नहीं हटेगा। शिखी तो व्यवहार रहेगा ही, हैं? शिखा वाले को शिखी कहते हैं। और शिखा दी हटा, मतलब उसने हटा, अपने आप किसी ने नोच लिया वो अपने आप भी डाल देता है ना। जब ये आती है ना दीपावली, तो मयूर जो हैं अपने पंखों को डाल देते हैं, सारे पंख डाल देते हैं। तो जब सारे पंख उन्होंने अपने डाल दिए, फिर और अगले साल के लिए नए आते हैं। पता है? पता ही नहीं? नहीं, नोचते नहीं है, हैं जी? हाँ, अपने आप एक एक करके रोज गिरते रहते हैं। हम छोटे थे तब बहुत ढूंढते थे, मतलब जंगल में जाते थे सुबह उठ करके, बहुत सारे जोड़ करके इकट्ठा करते, घर में रख लेते, उसको गाय के वो डालते हैं, दीपावली के दिन गाय का वो बनाते हैं, उसके गले में डालते हैं माला, गले में माला डालते हैं। तो उसने अपने पंख डाल दी, तो वो जो है शिखी व्यवहार नहीं हटेगा, मतलब वो इन्हीं प्रत्यय नहीं हटेगा। वो जो आते नहीं ठनो इन्हीं प्रत्यय हो रहा है ना, तो इन्हीं प्रत्यय नहीं हटेगा। शिखा तो पंख होते हैं और शिखी पंख वाला मयूर होता है। तो शिखा हटने पर भी, या यूं समझो नष्ट हो गया कौन, ये तो मैंने अलग ढंग से व्याख्या की। ये शब्द तो ऐसे कह रहा है कि मर गया, शिखी मर गया, तो भी शिखी ये जो व्यवहार है ये नहीं हटेगा। उपाय निवृत्तावपि उपेय अनिवर्तनात्, ये पंक्ति लिखी है, ज्यादा व्याख्या की नहीं है। एक व्याख्याकार ने शिखी नष्ट का उदाहरण दिया है इस पंक्ति के ऊपर। जैसे शिखी नष्ट हो गया, ऐसा कहने पर भी
शब्द नष्ट नहीं होता, वो जो इन्हीं प्रत्यय है वो हटेगा नहीं। तो यहाँ पर भी अर्थ तो हटा दिया हमने, अर्थ हटा दिया, फिर भी यहाँ निच नहीं हटेगा। इसका मतलब ये हो गया कि निच का अर्थ है ही नहीं, यहाँ निच तो रह गया, निच का अर्थ हटा दिया हमने। हाँ, प्रेषण हटने के कारण, बोलिए, हटने, प्रेषण हटने के कारण है, हाँ, निच नहीं हटा। इस पंक्ति से भी एक बात निकल कर आई कि यहाँ निजर्थ जो है छूट जाता है इस सूत्र के विषय में। तो हम जब दर्शयते भृत्यान राजा बना रहे हैं तो हाँ, दिखना अर्थ निकलेगा। मतलब शुद्ध रू धातु का निवृत्त प्रेषण अर्थ है। नहीं, अध्यारोपित नहीं है इसमें। हमने मतलब इस स्थिति में दे हस्तिपक को प्रेरणा दे करके, अध्यारोप नहीं है, एक्चुअल में है ये तो। हस्तिपक को हमने बनाया झुकाने वाला, हस्तिपक को झुकाने वाला दिखाया गया है, हस्तिपक को झुकाने वाला दिखाया, तो ये प्रयोग होगा आरोहयंती हस्तिनम। हाँ, इसमें निवृत्त प्रेषण है, और इसमें जो है प्रेषण आ गया है हस्तिपक के कारण, फिर इस प्रेषण को हटा दिया यहाँ पर, यहाँ फिर हटा दिया, और ये निवृत्त प्रेषण होने के बाद ये पांचवी स्थिति जो है हमारे सूत्र के प्रयोग की है। ये प्रेषण हटाने से निजर्थ हटता है या निजर्थ हटाने से प्रेषण हटता है? प्रेषण को हटा दिया हमने, तो निज का अर्थ क्या है? प्रेषण है। तो प्रेषण को हटाने से निजर्थ हट गया। निजर्थ क्या है? प्रेषण है, लेकिन निच नहीं हटा। प्रेषण को हमने हटाया तो क्या हटा? प्रेषण है निजर्थ। प्रेषण क्या चीज है? आपको पूछें कि प्रेषण क्या चीज है? निजर्थ। यहाँ पर प्रेषण क्या है? निजर्थ है। उसको हमने हटाया तो निजर्थ हट गया। प्रेषण क्या चीज है? निजर्थ ही तो है। प्रेषण को हटाने से निजर ना, ये तो निवृत्त प्रेषण की प्रक्रिया ही अलग है। वो अध्यारोपित प्रेषण, उसमें इसको तो हटा दिए। फिर हमने एक उदाहरण ये सामने रखा। ये फिर बिल्कुल इस तरह से नहीं चलेंगे। ये प्रक्रिया है कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया वाली। कर्म को कर्ता बनाते हैं ना यहाँ पर, तो ये जो है कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया की प्रक्रिया से चल रहे हैं इस शैली में। ये निवृत्त प्रेषण पक्ष है। अध्यारोपित प्रेषण पक्ष ये होगा कि हमने हस्ती के ऊपर हस्ती व्यापार का आरोप कर दिया है, प्रेषण का आरोप कर दिया हस्ती के ऊपर। यही अध्यारोपित प्रेषण में, वहां पर प्रेषण को हटाते नहीं, प्रेषण का आरोप करते हैं। एक यहां से शिफ्ट करके इसके ऊपर कर दिया आरोप। प्रेषण एक्चुअल में कहां होगा? हस्तिपक में होगा। हस्तिपक उसको झुकाएगा। अब हस्तिपक से हटा करके प्रेषण को हस्ती के ऊपर आरोपित कर दिया। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें यह अर्थ होगा आरोहयति हस्ती हस्तिपकान। ये समझ में आ गया, तो इसको मैं हटाता हूं। अब दूसरा पक्ष जो है ना, दूसरा पक्ष को ऐसे कहेंगे, ऐसे करेंगे आरोहयति। एक बार ध्यान देना, आरोहयति हस्ती हस्तिपकान। ये है जी, ये अध्यारोप है प्रेषण का। ये अध्यारोप हो गया है प्रेषण का। 4 वाक्य नहीं बनेंगे, 3 वाक्य बनेंगे इसमें। 4 वाक्य नहीं बनेंगे, 3 बनेंगे। आरोहंती हस्तिनम हस्तिपका, प्रेषण को हस्ती के ऊपर आरोप किया, तो ये इधर वाला कर्म बन गया गतिबुद्धि सूत्र से, आरोहयति हस्ती हस्तिपकान।
ठीक हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर शोकर्यातिशय विवक्षा में हम जो है हस्तिपकान इस कर्म को भी कहना छोड़ देते हैं। और शोकर्यातिशय दो जगह शोकर्यातिशय हो रहा है। उस दिन भी आप लोगों ने समझा था कि शोकर्यातिशय विवक्षा में हस्तिपकान जो है, हस्तिपकान को हम कर्म की अविवक्षा कर देते हैं। जैसे हम यूं कहते हैं ना, नेह पच्यते, इसका क्या अर्थ है? यहां कर्म की अविवक्षा करके इसको अकर्मक माना है। पचन नहीं हो रहा, इसका यह अर्थ है न इह पच्यते, पचन नहीं हो रहा, कर्म की अविवक्षा है यहां पर। इसी तरह से यहां पर हस्तिपकान कर्म को छोड़ दिया वक्ता ने, और आरोहते हस्ति इस तीसरे वाक्य में वही अर्थ हम पहुंच गए, उसी अर्थ पर जो निवृत्त प्रेषण से जहां पहुंचे थे ना, उससे भी वहीं पहुंच गए। आरोहते हस्ति स्वयमेव।